अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते तो आप मान कर चलिए कि ये दोनों डिप्टी सीएम नहीं बनते, कि हम वोट देते हैं उनको और बना रहे हैं किनको। तो ये पॉलिटिक्स में ये सिर्फ करना पड़ता है, खासकर बिहार में। लेकिन अचानक से आज श्रवण कुमार का नाम आना, तो ये अपने आप में कहानी बयां करता है कि ये नाम लगभग तय था। चारों नेता जो हैं बेहद करीबी माने जाते हैं। अशोक चौधरी चूंकि कांग्रेस से आए थे, वो भी निकट आने लगे थे, लेकिन बहुत सारे नेता अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है जेडीयू के अंदर। तो इसीलिए सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार अभिभावक थे और अब महिलाओं का भाई खड़ा है सम्राट चौधरी। बिहार की यात्रा पर जब निकलेंगे निशांत कुमार, तो निश्चित तौर पे उन्होंने कहा ही है कि हम जब तक कुछ अपना प्लेटफॉर्म, अपना बेस तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक हम एक्टिव राजनीति में नहीं आएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत का बिहार डिजिटल देख रहे हैं आप। मेरा नाम अस्मित है। मेरे साथ इस चर्चा में बिहार न्यूज़ 11 भारत के स्टेट हेड नीलकमल भी जुड़ेंगे। लेकिन खबर आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो दरअसल जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नई सरकार के गठन के बाद काफी एक्टिव नजर आ रही है। कल नीतीश कुमार ने अपने नेताओं के साथ एक अन्य मार्ग में एक बड़ी बैठक की। उस बैठक में जेडीयू के विधायक दल का नेता चुनने के लिए सभी नेताओं ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया। नीतीश कुमार इसके बाद जो है बिहार के भ्रमण पर निकलेंगे। उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, हम खुद बिहार के भ्रमण पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, उनकी आगे रणनीति क्या होगी, बहुत कुछ इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं हम। और श्रवण कुमार को जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल का नेता क्यों बनाया गया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, बहुत आसान भाषा में हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ नीलकमल स्टेट हेड जुड़ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन विजय चौधरी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा था। बिहार के डिप्टी सीएम का शपथ लिया उन्होंने और ये कहा जा रहा था कि विजय चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अचानक से श्रवण कुमार का नाम। अस्मित, इसको देखिए इस तरह से समझिए आप कि सबसे पहले तो बिहार में मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना सम्राट चौधरी, ये नाम सामने आया। उसके बाद जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होने वाली थी, वो मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले बीजेपी के, उसके पहले ही होने वाली थी, वो टाल दी गई, 20 तारीख को अब होगी। तो कल बैठक हुई। ऐसा माना जा रहा था कि बैठक जो है वो लंबी चलेगी, लेकिन 20 से 25 मिनट में, जैसा कि आप जानते हैं, 20 से 25 मिनट बैठक चली, अधिकृत कर दिया गया नीतीश कुमार को। उसके बाद नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया तो सब यह अनुमान लगाने लगे कि सबसे करीबी नेताओं में से अगर माना जाए तो वो विजय चौधरी या विजेंद्र यादव हैं, क्योंकि ये दोनों उनके दाएं बाएं हाथ माने जाते हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम बना दिया गया था। अब अचानक आज जो है श्रवण कुमार को विधानमंडल दल का नेता जेडीयू का चुन लिया गया। तो इसके पीछे यह माना जा रहा है कि इन दोनों को जब डिप्टी सीएम, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को जब डिप्टी सीएम बनाया गया था, तो चूंकि श्रवण कुमार भी इनके गृह जिले से आते हैं, उनके स्वजातीय भी हैं, तो ऐसे में वो थोड़े से नाराज हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो उनके संबंध है वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में उनको कोई पद नहीं दिया गया, डिप्टी सीएम भी बनाया गया, जो जेडीयू के घोर विरोधी वोट बैंक माने जाते हैं, और कोर वोटर जो है जेडीयू का, वो मानता है कि ये दोनों जो कास्ट हैं वो दोनों हमारे नेता के विरोधी। हालांकि एनडीए के साथ रहते हुए जेडीयू को भी वोट मिलता है इन दोनों का, लेकिन उनके जो नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो लोग मानते हैं कि ये वोटर नहीं है हमारे। तो ऐसे को दो को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो अनुमान यह लगाया जा रहा था कि जो बनेगा विधानमंडल दल का नेता तो इन्हीं दोनों में से एक बनेगा। तो विजय चौधरी का नाम आया, लेकिन जब नाराजगी उनके सामने आई श्रवण कुमार की, तब नीतीश कुमार ने यह सोचा कि नहीं, अगर इनकी नाराजगी होगी तो एक गलत मैसेज जाएगा पूरे उनके वोट बैंक में। तो श्रवण कुमार का नाम इसलिए आगे किया गया, और सब सहमति से भी मानना ही है। जब नीतीश कुमार खुद बोल देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि ये होंगे विधानमंडल दल के नेता, तो कौन काटेगा उसे। तो श्रवण कुमार इस प्रकार से बनाए गए हैं विधानमंडल दल के नेता। और एक प्रकार से नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए भी अच्छा हुआ कि ये श्रवण कुमार बन गए, क्योंकि इसका अगर बनाते विजय चौधरी को या विजेंद्र यादव को अगर बनाते तो ये मैसेज बहुत खराब जाता उनके वोट बैंक के पास, कि अपने जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, उसमें से ना बना करके दूसरे जाति को प्रमुखता दे रहे हैं जो उनका वोट बैंक नहीं है।
तो इस लिहाज से आप देखिएगा तो श्रवण कुमार का नाम सामने आया है और श्रवण कुमार विधानमंडल दल के नेता के तौर पर बेहतर काम करेंगे। तो यही पूरी कहानी थी इसके पीछे कि ये नाराज हुए थे श्रवण कुमार और कोर वोटर भी कहीं ना कहीं इस नाराजगी को आगे चल करके दिखाता, प्रदर्शित करता, तो आने वाले समय में जेडीयू के लिए मुसीबत का सबब बन सकता था। नहीं तो नाराज़गी का कारण आपने जो बताया वो जहाँ तक नाराज़गी की बात है, ये बात सच माना जाए कि जो कोर वोटर्स होते हैं नीतीश कुमार के, जो बहुत इंटैक्ट तरीके से नीतीश कुमार के साथ हमेशा से खड़े रहे, वो श्रवण कुमार के या फिर माफ़ कीजिएगा विजय चौधरी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो कोर वोटर्स जो है वो छिटक जाते जेडीयू के पास से? बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर बीजेपी में ही अगर किसी सवर्ण को बना दिया जाता मुख्यमंत्री, तो आप देखिए कि बीजेपी के साथ जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा, जो भी जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं तो एक आघात लगता कि हम वोट देते हैं उनको और बना रहे हैं किनको। तो ये पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है, खासकर बिहार में जो समाजवाद और जातिवाद इसी दो के आधार पे चलता है। यहाँ पर मंडल का मंडल, आप मंडल की बात कीजिएगा तो मंडल यहाँ पर फेल हो चुका। आप देखिए राम मंदिर का आंदोलन जब चला था तो अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा लेके निकाले थे, पूरे देश में बहुत उनको ज़्यादा मान सम्मान मिला था, लोगों की भीड़ थी। लेकिन कहाँ स्टॉप हुआ? आके बिहार में हुआ। बिहार में उनके रथ को लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ से उठाकर कलकत्ता भेज दिया था। तो यहाँ पर वो समाप्त हुआ था और इसका विरोध भी नहीं हो पाया था यहाँ पे ढंग से। हिंदू की इतनी बड़ी बात हो रही थी। तो ये समाजवाद और जातिवाद के आधार पर बिहार में राजनीति चलती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर श्रवण कुमार नहीं बनते, श्रवण कुमार की नाराजगी यह भी थी कि इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया, वो भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं। तो उनमें से एक को बनाता, एक को उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता। तो ये नाराजगी अंदर न कहीं से थी और ये किसी ने बात पहुंचाई नीतीश कुमार तक और नीतीश कुमार ने इस बात को समझा, उनके मन को समझा और भविष्य को देखते हुए, जेडीयू के भविष्य को देखते हुए यह निर्णय नीतीश कुमार ने लिया है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि विजय चौधरी का नाम लगभग फाइनल था, अंतिम समय में किसी ने जाके नीतीश कुमार को ये बात बताई और फिर नीतीश कुमार ने सडन तौर पर जो डिसीजन है वो अपना बदल लिया? बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि विजय चौधरी का नाम लगभग फाइनल था, क्योंकि विजय चौधरी जो है नीतीश कुमार के और ज़्यादा करीबी है। तो ऐसे में आप देखिए कि जिस प्रकार से विजय चौधरी का नाम सामने आया था, कल सारे मीडिया में भी चल रहे थे, लोगों में भी चर्चा थी, जेडीयू के अंदर भी यह चर्चा थी कि विजय चौधरी ही होंगे विधानमंडल दल के नेता जेडीयू के, लेकिन अचानक से आज श्रवण कुमार का नाम आना, तो ये अपने आप में कहानी बयां करता है कि ये नाम लगभग तय था। लेकिन अंतोगत्वा जब उनके मन को समझा गया और जेडीयू के भविष्य को देखा गया, तब जाकर के ये डिसीजन लिया। और इसमें बहुतों का आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं जो चुपचाप नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे, संगठन के लिए काम कर रहे थे, वो दूर चले गए इन द सेंस कि उनको पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिल पाई। आप इसमें आप देख सकते हैं कि कई नाम हैं इसमें, तो वैसे नेता भी थोड़े बहुत अंदर से ये होंगे जो संगठन के लिए काम कर रहे थे। तो इसमें श्रवण कुमार ने बाजी मार ली है, विधानमंडल दल के नेता है, निश्चित तौर पर वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टी को साथ में देखा है नीतीश कुमार को। और एक देखिए, कोई क्षेत्रीय पार्टी होती है ना, तो वो एक जात आधारित पार्टी होती है। तो जात आधारित जब पार्टी होती है तो विधानमंडल दल का नेता अगर उसी जात से, उसी कास्ट से बिलोंग करता होता है तो पार्टी और ज़्यादा मजबूत होती है। या पार्टी अगर कुछ बिखराव भी होने वाला अगर भविष्य में दिखता है तो वो बिखराव जो है वो रुकने लगता है। तो श्रवण कुमार के आने से निश्चित तौर पर जो पार्टी में दिख रहा था कि आगे चल के नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे तो पार्टी में बिखराव हो सकता है, वो पार्टी हो सकता है आगे चल के इंटैक्ट आपको नजर आए। बिल्कुल, और बहुत और बेहद खास भी माने जाते रहे हैं नीतीश कुमार के। कई बार उनके कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं श्रवण कुमार। मुझे लगता है विजय चौधरी, वीरेंद्र यादव, अशोक चौधरी जो उनके बहुत खास माने जाते हैं, उनमें श्रवण कुमार का भी एक नाम है। तो निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, भी काफ़ी एक्टिव है सर, और आज भी वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुंचे थे, वहाँ उन्होंने श्रवण कुमार को शुभकामनाएं दी है। उनकी रणनीति क्या है और श्रवण कुमार के विधायक दल का नेता बनने पर क्या रणनीति, क्या बदलाव होगा कुछ, या फिर कुछ और आगे ऐसा है? देखिए अस्मित, मैंने आपको कहा कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी होती है वो जात आधारित होती है। आप आरजेडी को ले लीजिए तो वो यादव मुस्लिम इंटैक्ट करके रखे हुए हैं, MY समीकरण ये है। तो इसमें आप देखिए लवकुश है, यानी कुर्मी कोयरी का ये गठबंधन
हो जाता है तब जाकर के जेडीयू एक पार्टी खड़ी हुई है, तो ये कोर वोटर माने जाते हैं। उसमें एमवाई समीकरण आरजेडी में कोर वोटर माना जाता है। तो बाकी जो नेशनल पार्टियां बची आपके बीजेपी और कांग्रेस, आप देखिए इनके जीतन राम मांझी का, तो उसमें मांझी समुदाय आते हैं। मुकेश सहनी अपने सहनी का पॉलिटिक्स करते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां जो है अपनी जात के आधारित पार्टी करती है। नेशनल पार्टी में वो चीज़ नहीं है। निशांत कुमार की आपने बात की, तो आप देखिए कि ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आपको अभी विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम के पद पे दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि डिप्टी सीएम विजय चौधरी और भले ही विजेंद्र यादव बन गए हैं, लेकिन ये दोनों जो कोर वोटर हैं उनका मानना है कि जिस जाति से विजय चौधरी आते हैं वो नीतीश कुमार के वोटर नहीं हैं, वो बीजेपी के वोटर हैं। तो निशांत कुमार को लेकर क्या लगता है आपको कि क्या आगे की उनकी रणनीति होगी? खबर ये भी आ रही है कि वो बहुत जल्द यात्रा पे भी निकलने वाले हैं। तो श्रवण कुमार के जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद क्या कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए, आपने जैसा बताया कि खबर आ रही है कि निशांत कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। अभी जो मैसेज आया है वो कि 3 मई से संभवतः वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। तो बिहार की यात्रा पर जब निकलेंगे निशांत कुमार, तो निश्चित तौर पे उन्होंने कहा ही है कि हम जब तक कुछ अपना प्लेटफॉर्म, अपना बेस तैयार नहीं कर लेंगे तब तक हम एक्टिव राजनीति में नहीं आएंगे, ना हम कोई पोस्ट लेंगे। तो एक्टिव राजनीति में आने के लिए वो बिहार भ्रमण करेंगे। तो आप ये पूछ रहे थे कि निशांत कुमार, हम ये भी बता रहे थे आपको कि निशांत कुमार के लिए ये जेडीयू की ओर से प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जा रहा है। आप दोनों डिप्टी सीएम को देखिए। मैं ये कह रहा था कि डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, जो दोनों जो जेडीयू के जो कोर वोटर हैं, वो लोग मानते हैं कि वो हमारे वोटर नहीं है, ये एक भाजपा का वोटर है, दूसरा जो जाति है वो आरजेडी का वोटर है, तो ये उनको वोट करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार किया गया है, दोनों को डिप्टी सीएम इसलिए बनाया गया है कि अगर भविष्य में 4-5 महीने बाद, जैसा कि निशांत ने कहा है कि 4-5-6 महीने के बाद वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, कोई पद ग्रहण करेंगे, तो ये भी मानकर चला जा रहा है कि ये इन दोनों डिप्टी सीएम का जो टर्म है वो मात्र 6 महीने तक ही रहेगा। अगर 6 महीने में सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार आते हैं, डिप्टी सीएम का पद अगर दिया जाता है, तो डिप्टी सीएम पद के साथ इन्हें वित्त मंत्रालय और उसके साथ एक और पोर्टफोलियो, बेहतर पोर्टफोलियो दे करके उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और इन दोनों डिप्टी सीएम की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि निशांत कुमार एक तरफ आपके डिप्टी सीएम रहेंगे जो नीतीश कुमार के बेटे होंगे, और विधानमंडल दल का नेता कौन होगा? श्रवण कुमार होंगे। तो फिर से आप देखिए कि कास्ट इक्वेशन जो है वो पूरा साध लिया जाएगा जेडीयू में, जैसा कि अभी था। और आप देखिए बाकी जो नेता हैं, आप विजय चौधरी है, संजय झा है, ललन सिंह है, या फिर आप विजेंद्र यादव है, ये चारों नेता जो हैं बेहद करीबी माने जाते हैं। अशोक चौधरी चूंकि कांग्रेस से आए थे, वो भी निकट आने लगे थे, लेकिन बहुत सारे नेता अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है जेडीयू के अंदर। जिस प्रकार से लोग कहते हैं ना कि इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो बहुत अंदर भी खींचतान बहुत ज़्यादा। तो आप ये समझिए कि निशांत कुमार के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि अगर 6 महीने बाद वो आते हैं तो आप मान के चलिए कि डिप्टी सीएम सिर्फ एक होगा जेडीयू का, सीएम सम्राट चौधरी होंगे और डिप्टी सीएम निशांत होंगे। सम्राट निशांत की जोड़ी आपको याद होगा कि पहले से चल रहा था, वही जोड़ी 6 महीने बाद आपको देखने को मिलेगी। ये विजय चौधरी या विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम के पद से हटेंगे। उनको जो मंत्रालय है, जो अभी 10 मंत्रालय और 8 मंत्रालय संभाल रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें से कुछ मंत्रालय उनके पास रहेगा, वही फिर मंत्री बने रहेंगे। डिप्टी सीएम का पोस्ट इनसे ले लिया जाएगा, क्योंकि एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का पोस्ट ही रहेगा, क्योंकि कद जो है वो निशांत का बड़ा रहे जेडीयू के अंदर में, इसलिए 2 डिप्टी सीएम नहीं होंगे। अगर दूसरा डिप्टी सीएम आ जाएगा तो आप देखिए कि निशांत का कद घटेगा, इसलिए उनको बेहतर पोर्टफोलियो दे करके निशांत कुमार को और ये दिया जाएगा। अब देखिए निशांत ने तो घोषणा कर दी कि 3 मई से जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी निकलने वाले हैं। ये नीतीश कुमार की 20 साल में पहली गैर राजनीतिक यात्रा होगी बिहार की, मतलब गैर सरकारी यात्रा होगी। राजनीतिक में बोल गया, माफ कीजिएगा, गैर सरकारी यात्रा होगी। अब इसमें नीतीश कुमार जब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आप समझिए कि क्या कहेंगे। पार्टी के संगठन के विस्तार की बात तो होगी, साथ ही साथ वो ये निशांत को भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि मेरे बाद निशांत ही होगा।
जिस प्रकार से वो तेजस्वी को देख के कहते थे, जिस प्रकार से मंच से सम्राट चौधरी को देख के कहते थे कि हमारे बाद यही संभालेगा, तो इस प्रकार से तो ये अब जो है वो फील्डिंग सेट करेंगे निशांत कुमार। तो अब निशांत के लिए वो निकलेंगे भ्रमण पर, तो निकल करके अब किस प्रकार की बात बोलेंगे वहाँ पे निशांत के लिए लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, तो ये तो अब बात की बात है। लेकिन अब निशांत जो निकल रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक बात है, चूँकि बहुत पहले आप देखिए युवाओं के हाथ में आप चला गया। आप देखिए आरजेडी की बात करिए तो तेजस्वी के हाथ में नेतृत्व आ गया, लोक जनशक्ति पार्टी की बात कीजिए तो आ गया किसके पास, चिराग पासवान के पास। अब निशांत की बात कीजिए तो जेडीयू की कमान उसको पकड़ाने की बात चल रही है। तो अगर निशांत कुमार के हाथ में ये आ जाता है तो ये 3 युवा चेहरे बिहार के लिए क्या और कुछ सबसे करेंगे। बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर, ये क्षेत्रीय दलों की बात मैं बता रहा हूँ। तो क्षेत्रीय दलों में तीनों जो हैं वो इस तरह से चलेंगे। तो अब इसमें निशांत का पलड़ा सबसे भारी रहे, क्योंकि वो सरकार में शामिल है, हालांकि चिराग भी शामिल है, और सबसे बड़ी अगर ताकत अगर देखी जाए एमवाई कॉम्बिनेशन के साथ तो आरजेडी की है। तो तीनों युवा नेता चेहरा है, तो इसमें निशांत का टॉप पे रहे। यह भी नीतीश कुमार चाहेंगे कि निशांत का जो है वो पलड़ा भारी रहे, और भविष्य की राजनीति अगर जेडीयू को बचाना है तो निशांत को आगे करना बेहद जरूरी होगा। शायद यही वजह है कि श्रवण कुमार की नाराजगी की वजह से और इन लोगों को निशांत के लिए जगह गैप खाली रहे वो डिप्टी सीएम का पद, इसलिए अपने स्वजातियों को ना दे करके दूसरी जाति को डिप्टी सीएम बनाया गया। क्योंकि अगर स्वजातियों को बना देते डिप्टी सीएम तो निशांत के लिए वो सीट खाली कराना बहुत भारी पड़ता जेडीयू को और नीतीश कुमार को, क्योंकि इसका एक गलत मैसेज भी उनके वोटर को जा सकता है। लेकिन जब सम्राट चौधरी की बात सामने आ रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने बताया भी कि हमेशा नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान सम्राट के कंधे पर हाथ रख के कई बार इशारा कर रहे थे। लेकिन सर, सम्राट के साथ साथ निशांत की भी बात चल रही थी कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। लेकिन डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, और वो भी बहुत ऐन मौके पर बनाया गया, इस तरह का डिसीजन आया। तो निशांत को क्या अभी जो मुख्य जो जिम्मेदारी होती है वो उससे दूर रखने की कोशिश है नीतीश कुमार की? नहीं, नीतीश कुमार की कोशिश तो ये थी कि निशांत कुमार पोस्ट जो है वो पद हासिल कर ले, पद संभाल ले, डिप्टी सीएम का पोस्ट ले ले। अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते तो आप मान कर चलिए कि ये दोनों डिप्टी सीएम नहीं बनते, एक ही डिप्टी सीएम होता। मैंने पहले भी कहा था, सरकार के गठन के पहले भी कहा था कि अगर डिप्टी सीएम बनाना होगा तो एक ही डिप्टी सीएम बनेगा जेडीयू की ओर से। अगर सत्ता परिवर्तन बीजेपी के हाथ में कमान आती है तो जेडीयू की ओर से एक ही डिप्टी सीएम हो, तो वो निशांत कुमार ही होंगे। और निशांत कुमार को देखिए कि आप जिस समय ओथ सेरेमनी होना था या जिस दिन यहाँ पर सम्राट चौधरी का नाम सामने आया था, डिप्टी सीएम के बारे में कहा जा रहा था कि निशांत कुमार, उसके ठीक 1 घंटे पहले जिस समय नाम की घोषणा होनी थी कि डिप्टी सीएम कौन होगा, ठीक 1 घंटे पहले निशांत कुमार ने खुद बाहर आकर के मीडिया में ये कहा था कि मैं अभी नहीं बनना चाहता हूँ। तो ये उन्होंने ऑफिशियली वो अनाउंस कर दिए थे कि मैं अभी नहीं आना चाहता हूँ, अभी आऊँगा तो लोग समझेंगे कि पापा के विरासत के तौर पे आए हैं, पापा की वजह से आए हैं, लेकिन हम कुछ काम करके आना चाहते हैं। तो 6 महीने का समय लिया है निशांत ने, तो 6 महीने का गैप को भरने के लिए वो डिप्टी सीएम 2 रखा गया है। इसलिए चूँकि जो सरकार चल रही थी पिछले 20 साल से, तो 20 साल से यही सरकार चल रही थी कि सीएम अगर जेडीयू का है तो डिप्टी सीएम 2 बीजेपी के होते थे। तो लग रहा था कि यही होगा, लेकिन निशांत कुमार के लिए डिप्टी सीएम सिर्फ जेडीयू में एक ही होगा। ये आज नहीं हो पाया तो 6 महीने बाद अगर डिप्टी सीएम के लिए तैयार होते हैं निशांत, तो वो डिप्टी सीएम सिर्फ एक ही होगा। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, उनके पास भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रहेगा, लेकिन ऑरा जो है वो जेडीयू के अंदर वो नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार का ही बढ़ा हुआ दिखाया जाएगा। लेकिन कल भी जब नीतीश कुमार ने बैठक किया था अपने नेताओं के साथ तो काफ़ी भावुक दिखे थे। आपने कहा भी कि नीतीश भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और बड़ा दिलचस्प होगा सर, इस पर गैर सरकारी यात्रा होगी ये नीतीश कुमार की। उसमें नीतीश कुमार जब अपने नेताओं को कल संबोधित कर रहे थे, उन्होंने ये क्यों कहा कि सब कुछ अच्छा होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से मिलूंगा, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार 20 साल तक रहे हैं मुख्यमंत्री। 20 साल में उन्होंने बिहार की जनता के साथ अपनी निकटता बढ़ाई,
हमेशा वो यात्रा करते रहे, जनता के बीच में रहे, बातचीत का जो उनकी मेंटलिटी है, जो उनकी सोच है बिहार के विकास को लेकर के, और जनता के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में जो उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है, उसे वो खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप नरेंद्र मोदी की भी बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी भी महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। महिलाओं को ये ढाढ़स रहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है तो महिलाओं को तवज्जो मिलेगी, महिलाओं की सुरक्षा की पूरी गारंटी रहेगी। यही चीज़ नीतीश कुमार के साथ भी है। बिहार की महिलाएं यह चाहती हैं कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक उनके साथ बहुत ज़्यादा जास्ती नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने के बाद ही शराबबंदी लागू की थी, इससे भी महिलाएं खुश थी। महिलाओं को 30%, 50% का आरक्षण दिया पंचायत चुनाव में, तो उससे कारण भी महिला उनके साथ थी। बिहार पुलिस में 33% का आरक्षण दे दिया महिलाओं के लिए, महिला उससे भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो महिलाओं के साथ उनका अटैचमेंट एक अलग रहा, महिला भी उन्हें अपने अभिभावक के तौर पे देखती थी। तो अब जो है आप देखिए कि परिस्थिति बदल गई, मुख्यमंत्री नहीं रहे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी बने। और कल जो नारी बंधन अधिनियम के लिए आक्रोश मार्च निकाला गया, तो इसीलिए सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार अभिभावक थे और अब महिलाओं का भाई खड़ा है सम्राट चौधरी। महिला के ऊपर कोई भी अगर उत्पीड़न करेगा या कोई भी अत्याचार करेगा, उसे पाताल से भी खोज के निकालेंगे। क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण, महिला का वोट जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कोई भी राजनीतिक दल इसे अछूता नहीं रहना चाहता। और एनडीए को आप देखिए कि महिला सेंट्रिक हो चुका है, क्योंकि अगर मालूम है कि महिला अगर 50% आबादी है, महिला की आधी आबादी कही जाती है, कि आधी आबादी अगर जिसके तरफ झुकाव हो गया, सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार भी आप देखिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। आप देखिए 202 सीटें आई। 2010 में भी यही सिचुएशन था, जब ऑपरेशन गंगा स्नान चलता था, नीतीश कुमार ने शुरू किया था, जो अभी यूपी में जो चल रहा है उस नीतीश कुमार यहाँ प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन 2010 के बाद नीतीश कुमार जो है वो थोड़े से मतलब कि अपराधियों के प्रति वो थोड़े से नरम दिखने लगे कि नहीं मारो नहीं, उसको जेल में बंद करो। हालांकि ऑपरेशन उनका रुका नहीं था, लेकिन जो पहले अपराधी मार दिए जाते थे, जो बहुत ज़्यादा टेरर पैदा करते थे, उनको इनकाउंटर करके मार दिया जाता था, अब उसको जेल में रखने के लिए वो नीतीश कुमार इनकाउंटर के खिलाफ हो गए थे। अब परिस्थिति बदल गई है। अब देखिए फिर से एक बार अपराध यहाँ पर अपराधी जो है सर उठाने लगे और आपके सम्राट चौधरी इनकाउंटर के लिए कह चुके हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब महिलाओं को लग रहा है कि जो अपराधी सर उठा रहे हैं, तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी जो है उन अपराधियों को ठिकाने लगा सकते हैं। इसीलिए सम्राट चौधरी ने कल कहा कि अगर आपके ऊपर कोई भी अत्याचार करता है, कोई भी अगर छेड़खानी करता है, तो उसको अपराधी को पाताल से खोज के निकाल लेंगे। तो ये स्थिति है। तो नीतीश कुमार जब यात्रा पे निकलेंगे तो महिलाओं के साथ तो इनका इंट्रैक्शन होगा ही। महिला फिर एक बार कहेगी कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए, ये भी बात होगी, ये निश्चित तौर पे होना है। नीतीश कुमार जो अभी यात्रा और सम्राट ने भी तो ये बात, मुख्यमंत्री ने भी ये बात कह दी है कि जो नीतीश कुमार की परंपरा चली आ रही है, जो शराबबंदी कानून लागू हुआ 2016 में, 10 साल हो गए। कुछ नेताओं ने दबी जुबान से ये कहा कि इसकी समीक्षा हो, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि समीक्षा की ज़रूरत है शराबबंदी कानून को? क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये नहीं मानते, उन्होंने कह दिया स्पष्ट कि शराबबंदी कानून नहीं हटने वाला। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद समीक्षा की थी शराबबंदी कानून की, लेकिन समीक्षा ये नहीं थी कि शराबबंदी कानून खत्म कर देना है। समीक्षा ये थी कि ये आपके शराबबंदी कानून को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, जो अवैध लीकर जो बिहार में प्रवेश कर रहा है उसको कैसे रोका जाए, और जो पुलिस या प्रशासन के अधिकारी उसमें मिलीभगत करके अवैध शराब का यहाँ पर बिहार में आवागमन शुरू किए हुए हैं उनके ऊपर कैसे नकेल कसी जाए, उसको लेकर के समीक्षा बैठक किया करते थे नीतीश कुमार। 3 से 4 बार, मुझे याद है कि 3 से 4 बार नीतीश कुमार खुद समीक्षा बैठक कर चुके हैं और कड़ाई से इसको और पालन करने की बात कही थी उन्होंने कि, और उन्होंने यह भी अल्टीमेटम दिया था कि जिस थाने क्षेत्र में अवैध शराब पकड़ा जाएगा उस थानाध्यक्ष पे सीधी कार्रवाई होगी। तो ये सब जो है समीक्षा होगी, लेकिन इसे और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए शराबबंदी कानून को, उसको लेकर समीक्षा होगी। समीक्षा इस बात की नहीं होगी कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि महिला के साथ ये जुड़ा हुआ शराबबंदी कानून को लागू करने के पीछे यही था
कि जो पुरुष जो है शराब में पैसे उड़ा देते हैं वो उनके घर में बाल बच्चों और घर के परवरिश में काम आए। महिलाएं काफी खुश हैं। आज भी देखिए कि सड़क पर लफंगेबाजी या फप्तियां नहीं कसी जाती है। लोग अगर शराब पी भी रहे हैं तो वो डर के चलते हैं पुलिस प्रशासन के डर से। तो वो डर जो है वो अपराधियों के अंदर या शराब जो पीते हैं शराबियों के अंदर वो कायम रहे। इसके लिए समीक्षा बैठक हो सकती है कि शराब पूर्ण शराबबंदी है बिहार में, उसे कैसे पूरी तरह से लागू किया जाए। अब सबको मालूम है कि होम डिलीवरी शराब की हो रही है, लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, कोई ले तो रहा है, मोहल्ले वाले को भी मालूम है कहाँ कौन पहुँचा रहा है, कौन लेने वाला है। लेकिन ये अगर इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं पहुंचती है या पुलिस के पास पहुंचती भी है उसके बाद भी नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि थाना पुलिस के सहयोग से हो रहा है काम। तो ये भी पब्लिक जान रही है, तो इस पे पूरी तरह से नकेल नहीं कसा जा सकता है, ये भी बात तय है। लेकिन कड़ाई की जा सकती है, समीक्षा इस बात की होगी। और इसी को लेकर के कई नेताओं ने भी ये मांग की थी। लेकिन ऐसा आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये जानते हैं कि शराबबंदी कानून को जिस तरीके से मांग कभी कभी होती है कि इसे खत्म किया जाए, और अगर ऐसा हो गया तो भारी नुकसान झेलना पड़ेगा? क्योंकि हमने सुना है सम्राट चौधरी को एक मंच से उन्होंने कहा भी था कि राजस्व का नुकसान तो हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून बिहार में लागू रहेगी तो रहेगी। बिल्कुल, देखिए आप ऐसे समझिए कि जिस समय शराबबंदी कानून लागू की गई थी 5 अप्रैल 2016 को, हालांकि लागू तो किया गया था 1 अप्रैल 2016 से आंशिक तौर पे वो लागू हुआ था, कि उसमें डिसीजन लिया था सरकार ने कि जो दुकान दिए जाते हैं जिसकी नीलामी होती है, तो वो दुकान अब प्राइवेट आदमी नहीं खोल पाएगा, वो सरकारी दुकान से ही शराब बिका करेगी। वो 1 अप्रैल को ये फैसला लिया था सरकार ने। लेकिन 4 अप्रैल को जीविका दीदियों के एक सम्मेलन को संबोधित करने जब नीतीश कुमार पहुंचे थे, उनके संबोधन के बीच में ही 2-3 महिलाओं ने उठ करके पूर्ण शराबबंदी की मांग की थी, और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि आज से ही हम इसको फैसले को आपके इस मांग को पूरा करेंगे। और रात में जब वो पहुंचे थे अपने आवास पर, उसके बाद से एक नोटिफिकेशन जारी करके कि 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की जाती है बिहार में। उसके बाद से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हुआ था। तो उसके पीछे उद्देश्य था कि महिला को उत्थान हो, जो अंदरूनी जो घरेलू कलेश होते हैं, जो झगड़ा होते हैं शराब पीने के बाद, परवरिश ठीक से नहीं हो पाती है बच्चों को स्कूल के फीस के जगह पर शराब पी जाते हैं मर्द लोग, तो उसे रोकने के लिए महिलाओं का उत्थान हो, महिला कुछ पैसा बचा करके अपना कुछ काम कर सके, इस उद्देश्य से नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू किया था। हालांकि ये उद्देश्य कितना सफल हुआ है ये तो जनता समझ रही है, लेकिन जो उद्देश्य लेकर चले थे इतना तय है कि आज शराब पी भी रहे हैं लोग तो वो घर से नहीं निकलते, घर के अंदर पी रहे हैं। और महिलाओं को यह भी पता है कि उनका अगर पुरुष घर में पी रहा है शराब तो वो बाहर निकल करके किसी से झगड़ा नहीं करेगा, यानी घर में ही वो सेफ पड़ा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और कुछ पैसे बच रहे हैं तो वो बच्चों में लगा रहे हैं, बच्चों के स्कूल के लिए लगा रहे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई दवाई और कपड़ों में लगा रही हैं, महिला भी खुश है। तो हमें नहीं लगता है कि ये शराबबंदी कानून अब होगा। और राजस्व की जो बात कही आपने, तो उस समय जो राजस्व की जो घाटा हो रहा था 7,000 करोड़ रुपया राजस्व के तौर पर शराब से बिहार सरकार को मिला करते थे। बिहार ब्रेवरीज करके उन्होंने कंपनी बनाया था, तो 7,000 करोड़ रुपया। और आज की तारीख में अगर देखिए कि जितने करीब 6 करोड़ लीटर से ज़्यादा शराब अभी तक अवैध पकड़े जा चुके हैं, तो 6 करोड़ लीटर जब्त किए गए हैं, तो आप समझिए कितने करोड़ लीटर गटक गए होंगे लोग यहाँ के। अगर वो 12 करोड़ लीटर अगर शराब यहाँ पर बिकता, तो आप समझिए कि आज के समय में बिहार सरकार को 17 से 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता, उससे कितने काम हो सकते थे। लेकिन सेक्रीफाइस कर रही है सरकार यहाँ की, ताकि यहाँ पर एक जो पीस का माहौल जो है बिहार में वो बना रहे। क्योंकि शराब पी के अपराध भी होते हैं बहुत ज़्यादा, रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, जो जितने का राजस्व आता था उससे ज़्यादा बिहार पुलिस पे बिहार सरकार को खर्च करना पड़ता था उनके इलाज वगैरह के लिए। तो इससे एक रोकथाम तो हुई है। तो और राजस्व जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए अब चूंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए, तो निश्चित तौर पर यह मान के चला जाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार जो यहाँ चल रही थी, तो केंद्र सरकार से जो भी मिल रहा था बिहार सरकार को, अब बीजेपी का चूंकि पहला मुख्यमंत्री है, निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि जो
केंद्र सरकार के पहले बिहार में को सहायता दी जाती थी उसकी राशि डबल हो सकती है यहाँ पर। और चुनाव के पूर्व जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आकर के, बड़े नेताओं ने आके कहा था कि बिहार को अगले 5 साल में देश के 5 अग्रणी राज्यों के में खड़े कर देना है, तो डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और हैवी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। अभी औपचारिक मुलाकात जो इनसे सम्राट चौधरी से हमारी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 20 नवंबर 2026 तक 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट बिहार में ले आना है। वो एकदम डेट श्योर है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट 5 लाख करोड़ का 20 नवंबर 2026 यानी इसी साल नवंबर तक 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हैवी इंडस्ट्री के रूप में आएगा। तो एक हैवी इंडस्ट्री के रूप में अगर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है तो आप समझिए कि हजारों यहाँ पर रोजगार क्रिएट होंगे। डिफेंस कॉरिडोर आता है, सेमीकंडक्टर का अगर फैक्ट्री यहाँ लगता है, डेटा सेंटर बनता है, तो आप समझिए कि लाखों रोजगार बिहार में सृजित होंगे और बिहार के युवकों को इसका फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पे ये जो अब बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आने वाले समय में बिहार का भविष्य काफ़ी उज्जवल नजर आ रहा है। और जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा था कि 5 साल में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हम खड़ा कर देंगे, लगता है कि वो पूरा होगा। चलिए, तो आने वाले समय में शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ होगा ये तो देखना होगा कि सरकार किस तरीके का फैसला लेती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि शराबबंदी कानून बिहार से खत्म नहीं होने जा रहा है। और बड़ी खबर इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड ने विधायक दल का नेता श्रवण कुमार को क्यों चुना, इसके पीछे क्या कहानी थी, वो हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप न्यूज़ 11 भारत के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहें, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद।